नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि अपन ने NCERT प्लस RBSC की जो 10th क्लास की बुक है वो स्टार्ट करी थी और उसका जो पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन वाला वो हमने शुरू किया था। और उम्मीद करता हूं कि आपको वो सेशन पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा और आपको लगा होगा कि अब अपनी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो पाएगी। आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है और ये सेशन अटेंड करने के बाद आपकी तैयारी में और काफ़ी सुधार आने वाला है। क्योंकि तो पहला अपना चैप्टर चल रहा है, कौन सा चल रहा है? पहला चैप्टर कौन सा है अपना? केमिकल रिएक्शन वाला है, रासायनिक अभिक्रिया वाला है, वो हमने शुरू किया था। और आज उससे जस्ट आगे का जो पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, उसका हमने परिचय देखा था कि उसमें होता क्या क्या है। तो जो साथी इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो एक बार प्लीज़ पीछे वाले जो कक्षा है वो अवश्य देखें, क्योंकि वो आपको पढ़नी तो वैसे भी पड़ेगी, आपको NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने हैं और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला पार्ट देखोगे दूसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की ओर। अपन जो अपनी पहली अभिक्रिया रहने वाली है उस अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है साथियों उसका? संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। देखना साथियों, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया में या तो मतलब क्या होगा इसमें कि दो अभिकारक जो आपस में क्रिया करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कोई अभिकारक है, हमें नहीं पता वो क्या है, वो बी के साथ अभिक्रिया करेगा और मिलकर के क्या बना लेगा, ये बना लेगा ए और बी बना लेगा, यानी कि ये ए और बी। यानी कि इधर जो पदार्थ हमने लिखे हैं वो क्या है साथियों? वो हैं आपके अभिकारक। वो क्या है साथियों? अभिकारक हैं। यहाँ पे जो चीज हम लिखते हैं वो या तो क्या लिखते हैं, वो लिखेंगे या तो ताप लिख देते हैं कि इसमें टेम्परेचर हमको कितना देना पड़ेगा, या फिर हम प्रेशर लिख देते हैं कि दाब हमें कितना देना पड़ेगा, या फिर मतलब किसकी उपस्थिति में हो रही है, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। जैसे मान लेता हूँ, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो यहाँ पे हम जितने भी उत्प्रेरक आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उत्प्रेरक के बारे में आगे अपन लोग विस्तृत चर्चा करने वाले कि ये होते क्या हैं, क्यों काम आते हैं, क्यों डाले जाते हैं। और इधर जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है साथियों? उत्पाद बनता है। ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो इधर बनेगा। तो साथियों देखना, संयोजन अभिक्रिया में कोई दो अभिकारक आपस में संयोग करेंगे और मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। साथियों होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था कि उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। वो जो टेम्परेचर कलर वगैरह चेंज होते हैं, जरूरी नहीं कि ये जो ए है वो हो सकता है कि व्हाइट कलर का हो, ये जो बी है वो हो सकता है कि काले कलर का हो, और इधर मान लो कोई एक अलग ही प्रोडक्ट बना जैसे सफेद बन रहा है तो वो भी हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि इन दोनों के इक्वली बने। जैसे सफेद की जगह मैं कह देता हूँ कि लाल बन गया, तो ये पॉसिबल है। वो कहाँ पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज जो होते हैं, जितने भी चेंज होते हैं उनमें ये चीज क्या है? पॉसिबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। साथियों कोई भी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जैसे हम बोल देते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है और उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, आपके बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपन लोगों को समझना है। मैंने पिछली क्लास में भी यही उदाहरण लेकर के आपको बताया था। हमने इधर क्या बनाया था साथियों? इधर हमने जल के दो अणु बनाए थे। तो दो अणु बनाने के लिए एक कंकाली हो गई, तो इसको हमने क्या कर दिया? संतुलित कर दिया, और ये क्या बन गया? जल बन गया। देखना क्या होगा कि इधर क्या है? इधर हाइड्रोजन है, इसने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सी अवस्था में है? ये गैसीय अवस्था में है। इधर ये जो ऑक्सीजन है ये भी कौन सी अवस्था में है? ये भी गैसीय अवस्था में है। लेकिन इधर जो पदार्थ बना है वो कौन सी अवस्था में है? ये लिक्विड स्टेट में है। यानी ये जरूरी तो नहीं है ना कि गैस 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 मिलकर के बनेगी तो इधर भी गैस बनेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और
कतई ये कहीं पे भी ये नहीं है कि फिक्स है कि हाँ ये ऐसा ही होगा कि इधर गैस बनेंगी तो इधर भी गैस बनेगी, यानी कि एक ही प्रावस्था में होना आवश्यक नहीं है। अभिकारक और उत्पाद अलग अलग प्रावस्था में भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इनकी चर्चा हम समांगी और विसमांगी अभिक्रिया जो आती है वहां हम इनके बारे में विस्तृत पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और एक और चीज आपको बता देता हूं, देखो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, ये जो भी जल बना है, ये जो पानी का निर्माण हुआ है, ये किसके कारण हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनमें क्या हुआ है, एक नए बंध बने हैं। क्या बने हैं साथियों? इनमें नए बंधों का निर्माण हुआ है, नए बंधों का निर्माण हुआ यानी कि नए रिलेशन बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन है इधर आकर के हीलियम बन गया, ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन है इधर आकर के CO2 में परिवर्तित हो गया, यानी कि क्या होगा, ऐसा नहीं है कि तत्व चेंज हो जाएगा। तत्व कभी भी चेंज नहीं होता है। कौन सी अभिक्रिया में? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी जो एलिमेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं जिन्हें हम बोलते हैं, वहां पे चेंज हो सकते हैं। जैसे यूरेनियम की जो अभिक्रिया होती है वहां पे यूरेनियम चेंज हो जाता है, तो ऐसा हम वहां पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इन्होंने मिलकर के दो जल के अणुओं का निर्माण किया है, और जो ये नए बंध बनते हैं इसकी वजह से ही कोई ना कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। या तो इनके संबंध आपस में टूटेंगे या इनके संबंध आपस में बनेंगे। जैसे अपने होता है ना कि इन दोनों के अंदर क्या हुआ कि इन दोनों के अंदर कोई ना कोई संयोग हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम दैनिक जीवन से भी जोड़ करके इन चीजों को समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हम आटा लगाते हैं, आटा लगाते वक्त क्या करते हैं, आटे के अंदर पानी डालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आटा आगे जाकर के बड़ा हो गया, बोला नहीं मैं तो गुड़ बन गया पानी डालते ही, तो ऐसा नहीं होता। आटा तो आटा ही रहेगा, उसकी रोटी बन सकती है, उसके आप बिस्किट्स वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, कई रूप हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो आप अलग अलग पदार्थ बना सकते हो, किसकी वजह से? आप नए बंधों की वजह से वो सब कर पा रहे हैं। एक चीज ये आती है कि इनका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। इस बारे में अपन लोग विस्तृत चर्चा करते हैं, चलिए ठीक है ना। द्रव्यमान क्या होता है? जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो अपन क्या मानते क्या होता ही है, मतलब वो संरक्षित रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। कौन सी अभिक्रियाओं में? वो रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी भी बदलेगा नहीं। हाँ, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की बात अलग है, वहां पर थोड़ा बहुत मतलब चेंज आ जाता है द्रव्यमान के अंदर भी, लेकिन भार में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। आप किसी पदार्थ को यहाँ पे तोलिए, आप किसी पदार्थ को चंद्रमा पे ले जाकर के तोलिए, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ही क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे अपन एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। चलो इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिख करके समझते हैं, क्योंकि अपन संयोजन पढ़ रहे हैं, वियोजन नहीं पढ़ रहे हैं, तो वियोजन पढ़ रहे होते। चलो इसे हम उल्टा लिखते हैं, ठीक है, उल्टा लिखते हैं। जैसे CaO, क्या है ये? CaO, इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी किसके साथ, पानी के साथ करवा दी, और ये बना लिया इसने, क्या बना लिया, पानी के साथ नहीं, CO2 के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे साथी? CO2 के साथ करवाते हैं कैल्शियम। अच्छा चलो वही लेते हैं एक बार के लिए, रुकना एक मिनट। देखो एक बार फिर से देखिए, जैसे CaO, ठीक है, इसकी अभिक्रिया यदि हम किसके साथ करवाएं, जैसे हम जल के साथ ही करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, जल के साथ करवा रहे हैं, तो क्या होगा, देखना Ca है तो Ca का तो Ca ही रहेगा, यानी कैल्शियम है, ये चेंज नहीं हुआ तो कैल्शियम में ही रहेगा। यहाँ पे देखो O1 है, इधर O1 है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं, तो वो क्या रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O भी 2 रहेंगे, H भी 2 रहेंगे, तो ये बना लिया इसने CaOH2 बना लिया, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, इसे हम बोलते हैं CaO, यानी कि ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है साथियों,
ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आप इसे बड़े ही ध्यान से समझेंगे। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है साथियों? ये आपका जल है, आपको सबको पता है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। आपको सामान्य नाम याद रखने हैं, बिना बुझा चूना। ठीक है, ये क्या है साथियों? ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना है। चूना है जो कैसा है? बिना बुझा हुआ है। ये क्या है साथियों? ये जल है। आपने क्या किया? पानी के अंदर आपने क्या डाला है? चूना डाला है। पानी के अंदर क्या डाला है? चूना डाला है। तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा साथियों? वो बनाएगा आपका कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा साथियों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। अपन दो तीन चीजें एक साथ समझ रहे हैं यहाँ पे एक तो हम समझने वाले हैं द्रव्यमान कैसे संरक्षित रहेगा। यहाँ हम ये भी समझने वाले हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। क्या बना लिया इसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं साथियों बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है। तो ये है आपका बुझा हुआ चूना। जो बुझा हुआ चूना होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है, वो हम कहाँ काम में लेते हैं? वो घरों में, जो अपने घर आते हैं उनमें अपन लोग सफेदी करने के काम में लेते हैं। कहाँ काम में लेते हैं साथियों? पहले आपा कहता नहीं बोल घरे आपा कड़ी करांगा, तो आपा जगन कड़ी बोला नहीं, क्या बोला? कड़ी, कड़ाइया मंडेगी। हाँ, यहाँ बोलता नहीं आपा कि कड़ी करांगा घरे, तो वो कली है ये। ठीक है ना? एक तो होती है फूलों वाली कली और एक होती है ये कड़ी। वो कली होती है और ये होती है कड़ी। ठीक है, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से याद रखेंगे, ये है आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब देखो, ये जो बुझा हुआ चूना है, ये जो क्या है? बुझा हुआ चूना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आपको समझाना चाहता हूं। देखना, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है ये? ये है साथियों कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अपन कहाँ काम में लेते हैं? अपन, अब मैंने अभी आपको बताया है कि हम घरों में जो सफेदी करते हैं वहां इसे काम में लेते हैं। तो घरों में सफेदी करते हैं तो अपन ने क्या किया कि इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, पूरी दीवार पे लगा दिया। और दीवार पे लगाने के बाद ये क्या करेगा कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं। वहां पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सारी गैसें मौजूद हैं अपने वायुमंडल के अंदर। तो वहां ये क्या करेगा? वहां से ये पकड़ेगा भैया जी CO2, उसको बोलेगा चलो भैया CO2 अपन को तेरे साथ फ्रेंडशिप करने का है। तो Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इधर से इसने कौन सी गैस को पकड़ी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तुम किधर घूम रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा। किसको पकड़ा इसने? कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अच्छी गैस इसे यही लगी, तो इसने इसको पकड़ लिया कि चलिए भैया आपसे अब फ्रेंडशिप की जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसे पकड़ने के बाद आगे चल करके क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है? देखो, तो Ca का तो Ca ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कभी चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं कैल्शियम इधर आकर के बोलेगा कि नहीं नहीं साहब मैं तो कुछ और ही बनूंगा, कॉपर बनूंगा मैं, तो ऐसा नहीं कर सकता ही। कैल्शियम है। अब देखो, ये क्या बना लेगा? CO2 यहाँ पे इससे एक ही O का क्या ले लेगा? परमाणु ले लेगा, तो ये बना लेगा यहाँ पे CaCO3। बचा क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन के दो बचे हैं, ऑक्सीजन का एक बचा है। तो पानी का जो अणु है यानी कि जल का जो अणु है वो कहाँ उड़ जाएगा? भाप बनकर उड़ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बना है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका बना है आपके पास? कैल्शियम कार्बोनेट। अपन संयोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बना है? ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है और उधर क्या बना है? आपका जल बना है। ठीक है, अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा होता है? ये ठोस होता है, ये द्रव होता है, ये गैस होता है, या ये जलीय विलीन होता है? तो आप पीछे वाली स्लाइड से बता पाएंगे कि सर ये जो है चूना है, ये कौन सा है आपका? ये ठोस अवस्था में था, ये पानी है, ये लिक्विड था। अब ठोस के अंदर आपने पानी डाल दिया, तो ये कौन सा विलयन बन गया? ये बन गया साहब आपका जलीय विलयन, और जलीय विलयन को हम डिनोट करते हैं AQ से। एक्वा बन गया ये।
एक्वा बन गया तो आप अब बता पाएंगे कि ये कैसा है। ये तो भैया जी आप बताएंगे कि सर अभी अभी आपने बताया कि ये तो एक्वा है। ये CO2 कैसी है, तो आप बोलेंगे सर ये तो गैस है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट बना है साहब, तो ये कैसा है, ये सॉलिड है, ठोस है। तो ये पानी है, तो ये तो लिक्विड है। तो भैया जी ये आपकी जो रिएक्शन है वो तो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका एक अन्य नाम और भी होता है, इसे बोलते हैं साथियों संगमरमर। यानी कि तू मेरे साथ साथ मर, संगमरमर, ठीक है ना। तो संगमरमर भी इसे बोलते हैं। देखो के आपा तो घरे कड़ी करा, लेकिन बा कड़ी के बन जाए, बा बन जाए संगमरमर। यानी कि वो ताजमहल जो संगमरमर का बना हुआ है उसका निर्माण हो जाता है। तो आप देखेंगे 2 या 3 दिन के बाद अपना जो घर है वो एक अजीब चमक लेके आता है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद कुछ पलों के लिए ही सही लेकिन आप संगमरमर की फीलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो बन गया आपका संगमरमर। अब देखो मैं ये उठा रहा हूं वापस। ठीक है, अब ये कौन सी विक्रिया का उदाहरण हो गया, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो किसमें मिला है, CO2 में मिला है। तो ये आप देखो आपका संयोजन हो गया यहाँ पे। तो इसने इसको बना लिया और ये इसके साथ अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे वहां पे क्या बनाता, वहां पे बनाता, हमसे बता सकते हैं। आप बताएंगे कि सर जो कैल्शियम है उसका जो द्रव्यमान होता है, कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है साथियों, वो होता है आपका 40। कितना होता है, 40 होता है। आप कार्बन है यहाँ पे तो 6C12 लिखते हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है साथियों, 12 होता है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये 40 ग्राम है, ये आपका 12 ग्राम है। अब ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3 हैं, 3 है ना। तो एक में कितना होता है, तो 8 ऑक्सीजन 16, तो 16 होता है। टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो टोटल कितना हो गया, 16 तिये 16 दूनी 32, 16 तिये 48। तो ये हो गया साथियों आपका 48 ग्राम, 48 ग्राम। तो इधर तो आपका इतना मैटर हो गया। अब इधर चलते हैं, कैल्शियम का कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर अभी अभी आपने बताया है कि 40 ही तो होता है। इधर ऑक्सीजन कितना है रे, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 16 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है ना 8 ऑक्सीजन 16। कार्बन का कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर इसका तो 12 होता है, 12 ग्राम होता है द्रव्यमान इसका। और ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा साथियों, दो का आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा आपका 32। अब आप टोटल करके जोड़ लीजिए इसे, 40 और 12 कितने हो गए, 52 हो गए, 52 और 48 टोटल कितने हो गए साथियों, ये हो गया इधर आपका 100 ग्राम। अब अपने अपन को देखना ही है क्या इधर भी 100 ग्राम है। तो आप देखेंगे कि सर 40 और 16 ये तो हो गया आपका 56 ग्राम, और 12 और 32 ये हो गया आपका 44। तो 56 और 44 जब आप जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका, ये भी आएगा आपका 100 ग्राम। दैट्स ग्रेट, अपना कहा हुआ सत्य हुआ। अपना नहीं, ये इस अभिक्रिया का कहा हुआ सत्य हुआ है। अपने को क्या है, अपने को तो बस ऐसे ही है। तो इधर भी 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा। ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान की न तो हानि होती है और द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है, क्योंकि द्रव्यमान को न हम बना सकते हैं, न ही द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है ना साथियों, क्या बोलते हैं इसे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। ये आपका मास ऑफ कंजर्वेशन है। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आपको कार्य करने के लिए क्या होगा कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़ेगी। अब अगर आप ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें भाई, बाइक को तो क्या है कि हम पेट्रोल डाल देते हैं, जैसे कोई गाड़ी है तो उसमें हम डीजल डाल देते हैं, तो वो उसको मिल जाएगी। अपने को ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, तो अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है खाने से। और इंसान के खाने के लिए इतनी चीजें बड़ी हैं, ऐसा कि अनेक साधन हैं। वो ऊर्जा के जो साधन हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होती है, उनसे हमें प्राप्त होती है साहब ऊर्जा। हमारा खाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने को क्या चाहिए भैया, बढ़िया सी एनर्जी चाहिए, अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहना चाहिए, अपना जो एक स्वस्थ शरीर है उसके अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसा अपने को सोच करके भोजन का सेवन करना चाहिए। लेकिन अपने को क्या चाहिए, खाना इसलिए खाना चाहिए ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, बढ़िया सी एनर्जी मिले, ताकि हम अच्छे से कार्य कर सके। सीधी सी बात तो ये है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, जो अपन लोग खाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यदि हम मान लो चावल खाते हैं, क्या खाते हैं साथियों, चावल खाते हैं। जैसे मान लो अपने ब्रेड खाते हैं, ठीक है। अब इस चावल में जैसे मैं मान लो आलू सबका फेवरेट है, उबाल के सब्जी बड़ी अच्छी बनती है आलू की।
अब सबसे ज्यादा गालियां भी आलू को पड़ती हैं कि रोज की रोज आलू ही बाढ़ लिए, लेकिन आलू जो 5-7 दिन के लिए सब्जी नहीं बनाते हैं, आलू कौन बनाएगा, कई दिन हो गया। तो आलू ब्रेड ये तो है, तो ये मतलब इनसे क्या प्राप्त होता है, इनसे अपने प्राप्त होता है भैया जी कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है, आप इन चीजों को ध्यान से समझेंगे, क्या प्राप्त होता है इनसे, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट अपना तो यही काम था ना कि अपने को अंदर अपने खाना ले लिया। अब शरीर क्या करे, अब शरीर जाने भैया तेरा काम जाने, अपन तो सोएगा। किसकी मदद लेता है, श्वसन की मदद, श्वसन तंत्र के पास जाता है कि भैया यार ये तो समस्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट आया बहुत सारा, उसमें वसा भी है, उसमें प्रोटीन भी है, अलग अलग चीजें आई हैं, तो आप आइए थोड़ी मदद कीजिए। श्वसन ने सोचा कि यार चलो ये काम करते हैं, ये आए गया तो इसे हम क्या दे देते हैं, इसे हम ऑक्सीजन दे ही देते हैं। तो इसने क्या किया कि इसको ऑक्सीजन दे दी, भैया भैया मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तेरे को ऑक्सीजन दे सकता हूँ, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। अरुण बोले यार तुम ऑक्सीजन तो दे मैंने। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या, इसने क्या ले ली, इसे ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन लेकर के इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया भैया जी ग्लूकोज। क्या बना दी इसने, इसने बना दी ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज ने फिर क्या किया, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया कि तू ग्लूकोज बन गई हूं, लेकिन ऑक्सीजन बोला तू मेरे साथ चल। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के रहने लगी, मिलकर के रहने लगी, तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बना ली, इन दोनों ने मिलकर के बना ली भैया जी ऊर्जा। क्या बना ली, इन दोनों ने मिलकर के क्या बना ली, ऊर्जा बना ली। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6। किसके साथ समझौता कर लिया इसने, ऑक्सीजन के साथ समझौता कर लिया। कितने अणु ऑक्सीजन के, अब देखो यहां से क्या बनेगा, यहां से मैं बना रहा हूं 6 CO2, यानी कि 6 मैं बोल रहा हूं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकल गए। तो आप देखेंगे कि 6 तो ठीक है, ये 6 गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 6 दुए 12, तो यहां पे तो ऑक्सीजन 6 थे, यहां पे 2 थे, टोटल 8 हुए, आप 12 निकाल रहे हो, तो ये तो सेटिंग बैठेगी नहीं। तो चलो कुछ और ऊपर नीचे करते हैं। अगर मैं ये कह दूं यहाँ पे मैं 6 डाल दूं, क्या डाल दूं, 6, चलो 6 ऑक्सीजन के मैंने अणु डाल दिए। अब बोलेंगे हाँ अब तो शायद कुछ हो जाएगा। अब हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 12 कर दिए मैंने, और यहाँ पे कितने आ गए, 12 आ गए। इधर क्या है रे, H 12 है, O कितना है, 6 है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि 2, या फिर मैं ये लिख दूं 6H2। भाई हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 6 दुए 12, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 6 हो गए। यानी कि 6 ही तो किसके अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 ही किसके अणु, जल के अणु। साथ में इनको क्या प्राप्त हो गई, साथ में इनको प्राप्त हो गई भैया जी ऊर्जा। क्या प्राप्त हो गई साथियों, इनको ऊर्जा प्राप्त हो गई। ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया यहाँ पे हुई है, ये आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप बोलेंगे सर ये आपकी ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। आप बोलेंगे यार क्या मजाक कर रहे हो, कभी संयोजन पढ़ा रहे हो, कभी ऊष्मा वियोजन की बात कर रहे हो, कभी ऊष्माक्षेपी। देखो साथियों ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्माक्षेपी के अंदर लास्ट में आपको ऊर्जा मिलेगी। लास्ट में क्या मिलेगी, ऊर्जा आपको मिलेगी, न कि ऊर्जा आपसे जाएगी। यानी जैसे आप श्वसन ले रहे हो ना, आप श्वास श्वसन की जो अभिक्रिया कर रहे हो, आपने श्वास लिया, अब आप अपनी नाक के आगे उंगली लगाइए और श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। आप अगर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि सांस जो है वो अपनी क्या आ रही है, सांसों की क्या आ रही है आपके पास, आप उसकी गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। अगर मान लो या नाक से आप आगे उंगली लगा रहे होते तो नाक से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती, तो आप बोलते सर ये तो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, इसका मतलब वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं होती। फिर वो कौन सी हो जाती, फिर वो हो जाती ऊष्मा शोषी। आपके शरीर ने ऊष्मा का अवशोषण कर लिया है, इसका मतलब आपको जो आपकी जो सांसें आएंगी वो किस प्रकार की आएंगी, वो ठंडी सांसें आएंगी। ठीक है, अब मैंने जो पीछे एक अभिक्रिया लिखी थी दोबारा लिख देता हूं, जैसे CaO वाली लिखी थी, उसमें आपने H2O डाला था, आपने क्या बनाया था, भुजा हुआ चूना बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया था। आप बोलेंगे सर ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप देखते हैं सामान्यतः घरों में जब हम चूने को भिगोते हैं तो वो उससे गरम गरम क्या निकलते हैं, मतलब बुलबुले निकलते हैं गरम गरम गैस के। तो इसका मतलब ये है कि वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो भी आपकी ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। लास्ट में एटलीस्ट लास्ट में जो पॉइंट प्राप्त होता है वो आपको मतलब गर्म चीज प्राप्त होगी। कब, लास्ट में प्राप्त होगी आपको गर्म चीज, और पहले आपको पहले जो पदार्थ है वो आपका ठंडा ही है, बाद में आपको कोई ना कोई चीज गर्म प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये है
कि ये जो अभिक्रिया है वो आपकी कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूं इसके बारे में। जैसे यहां पे मैंने लिखा है CaO। जब बात ही चूने की हो रही है, चूना पत्थर की बात हम कर रहे हैं, तो इसके संबंध में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप चूने पत्थर के अंदर कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं साथियों, आप डाल देते हैं कॉपर सल्फेट। ये बहुत काम की चीजें हैं, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं तो एक नया मिश्रण बनता है। उस मिश्रण का नाम होता है साथियों बोर्दो मिश्रण। क्या नाम होता है साथियों, बोर्दो मिश्रण होता है, उस मिश्रण का नाम होता है। और आप क्या करेंगे, बोर्दो मिश्रण जो होता है उसका एक उपयोग होता है, वो कवकनाशी के रूप में कार्य करता है। वो किसके रूप में कार्य करता है, वो कवकनाशी के रूप में कार्य करता है। बोर्दो मिश्रण आपका किसके रूप में कार्य करेगा, कवकनाशी के रूप में कार्य करेगा। देखना यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट लिखा है, क्या लिखा है, CuSO4। यदि मैं क्या कर देता हूं इसमें 5H2O डाल देता हूं, ये जो 5H2O है यानी कि जल के कितने अणु हैं, 5 अणु हैं। यदि मैं ऐसा कर देता हूं तो ये बन जाएगा आपका नीला थोथा ब्लू विट्रोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, नीला थोथा बन जाता है। और नीले थोथे का उपयोग प्राचीन समय में राजा महाराजा किसी को दंड देने के लिए करते थे, आंखों में डाल देते थे, उससे आंखें फूट जाती थी। तो आपको इसका उपयोग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका नाम याद रखो कि कॉपर सल्फेट में यदि 5 जल के अणु हैं, कितने अणु, 5 जल के अणु, तो क्या बनेगा साथियों, नीला थोथा बनेगा। अगर मैं ये वहीं पे यदि मैं बात करूं, जैसे जिंक की बात करता हूं, ZnSO4 जिंक सल्फेट है, उसके अंदर 6 जल के अणु हैं, ये 5 है, यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। ये जो बनेगा वो बनेगा आपका व्हाइट विट्रोल यानी कि सफेद थोथा। क्या बनेगा, सफेद थोथा बनेगा। और वहीं यदि मैं बात करूं लोहे की तो FeSO4 प्लस 7H2O, कितने जल के अणु हैं, 7 हैं, 7 जल के अणु हैं। तो ये जो बनेगा वो आपका बनेगा ग्रीन विट्रोल यानी कि हरा थोथा। क्या बनेगा साथियों, हरा थोथा बनेगा। तो आपको ये दोनों तीनों चीजें ही समझनी है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो बोर्दो मिश्रण का अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कवकनाशी के रूप में कार्य करता है बोर्दो मिश्रण। कॉपर सल्फेट और चूने का मिश्रण कवकनाशी के रूप में कार्य करता है। फिर आपका यहाँ पे क्या, कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु है, तो ये क्या बन गया आपका, नीला थोथा बन गया। यहाँ पे है ZnSO4 6H2O, यहाँ पे बन गया आपका सफेद थोथा। और ये बन गया आपका FeSO4 के अंदर 7 जल के अणु हैं, क्रिस्टलन जल की मात्रा कितनी है, 7 है। तो ये आपका क्या बन गया, ग्रीन विट्रोल यानी कि हरा थोथा। तो आपको ये दोनों तीनों चीजें